नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से। आज से बीजेपी शुरू करेगी प्रचार अभियान और प्रचार अभियान में रवाना किया जाएगा विजय रथ। सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों में जनसभा करेंगे। आज सहारनपुर, शामली, अमरोहा में सीएम योगी की जनसभा होगी। सुबह 11:45 पर सहारनपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर 1:20 पर शामली पहुंचेंगे और वहां जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में जनसभा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा, झांसी में करेंगे जनसभा। मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या में जनसभा करेंगे और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कानपुर में जाकर के जनसभा करेंगे। मंत्री असीम अरुण, नरेंद्र कश्यप भी जनसभा को संबोधित करेंगे और मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री जेपीएस राठौर शाजापुर में जनसभा करेंगे। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार बरेली में जनसभा करेंगे। तो एक एक मंत्री मैदान में उतर रहा है और इसी के साथ साथ जनसभा को संबोधित किया जाएगा। जनता के दिलों तक उतरा जाएगा, जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और जनहित से जुड़े जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, उन मुद्दों को जनता के बीच में पहुंचाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, निकाय चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन भी है और आज दूसरे चरण के लिए नामांकन करेंगे प्रत्याशी। तो जिला मुख्यालयों पर गहमा गहमी का माहौल रहने वाला है। नामांकन को लेकर के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और नामांकन के बाद प्रत्याशी अपनी उम्मीदवारी भी पेश करेंगे। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आज दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है। जिला मुख्यालयों पर गहमा गहमी का माहौल देखा जा सकता है और नामांकन को लेकर के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो नामांकन के बाद प्रत्याशी उम्मीदवारी पेश करेंगे और लखनऊ से बड़ी खबर है, निकाय चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है आज। और अब जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो दिल्ली से। अतीक अहमद और अशरफ मर्डर मामले में सुनवाई होनी है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में सुनवाई होनी है। हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग पर भी सुनवाई होगी। तो याचिका में शीर्ष अदालत के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग की गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने याचिका दायर की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी और आपको बताएं कि एडवोकेट विशाल तिवारी ने यह याचिका दायर की है। बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसा रुख अपनाता है। अतीक अहमद और अशरफ मर्डर मामले में सुनवाई, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में सुनवाई होनी है। हमारे साथ पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। पीयूष तिवारी, आज बहुत अहम दिन है अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को लेकर के अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब बताएं कि कब ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही थी, कई एनकाउंटर्स हुए, आरोपियों को पकड़ा जा रहा था। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया जब न्यायिक हिरासत में अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद और माफिया अशरफ अहमद की हत्या हो जाती है। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता है, चूंकि इससे पहले इस तरीके के मामले में सुप्रीम कोर्ट जब गंभीर मामला होता है तो निश्चित रूप से स्वतः संज्ञान भी ले लेता है अगर कोई याचिका नहीं डाली जाती है। तो इसी बीच एक याचिका डाल दी गई जो विशाल तिवारी हैं एडवोकेट, उनकी ओर से याचिका में सीधे तौर पे क्रमबद्ध तरीके से तमाम बातों का जिक्र किया गया। उसमें बताया गया है किस तरीके से 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में करीब 183 एनकाउंटर्स हुए हैं और कहीं ना कहीं इन एनकाउंटर्स पर कई ऐसे एनकाउंटर्स हैं जो उन पर सवाल उठ रहे हैं और ये भी याचिका में कहा गया कि एक स्वतंत्र कमेटी, जांच कमेटी बनाई जाए और उसमें जो अध्यक्षता है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जज हैं, जस्टिस हैं, वो कहीं ना कहीं करें। इसके साथ ही उस याचिका में आप देखिए क्रमबद्ध तरीके से तमाम बातों का जिक्र किया गया। उसमें विकास दुबे के एनकाउंटर का जिक्र किया गया, उसमें असद और गुलाम के एनकाउंटर का जिक्र किया गया और ये भी कहा गया कि अगर पुलिस डेयर डेविल्स बनती है तो स्वस्थ न्यायपालिका के लिए ये सब चीजें ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है और
ये भी उस याचिका में कहा गया कि जो सजा देने का प्रावधान है वो न्यायपालिका में निहित है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया और आज इसके लिए आज की तारीख दी गई थी। इससे पहले आप देखिए याचिकाएं, एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने एक याचिका डाली और लगभग मिली जुली याचिकाएं थी। ये भी याचिका थी अमिताभ ठाकुर की ओर से भी और उसमें भी कहा गया था, हालांकि उसमें ये कहा गया कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले में कराई जाए। आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, करीब 12 बजे के आसपास ये सुनवाई होगी, तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करता है तो क्या कुछ दलीलें खासतौर पे विशाल तिवारी की ओर से दी जाती है जो कि याचिका करता है और पेशे से वकील भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सोर्सेस ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारी पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं दिल्ली में मौजूद हैं और पूरी तरीके से सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए वो जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार भी अपने जवाब को दाखिल करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, सुनवाई आज चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अगर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से निश्चित रूप से अगर जवाब मांगता है तो उत्तर प्रदेश सरकार की भी पूरी तरीके से तैयारी है। ये सोर्सेस बताते हैं कि किस तरीके से जवाब दाखिल करना है, क्या कुछ जवाब देना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हम करेंगे, लेकिन आज चूंकि न्यायिक हिरासत में हत्या की मामला की अगर हम बात करें या फर्जी एनकाउंटर्स की बात करें तो जिस याचिका में तमाम तरीके की जिक्र की गई है उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ टिप्पणी करता है, क्या कुछ बिल्कुल आज सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कैसे सुनवाई करता है, क्या कुछ दलीलें पेश की जाती है। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, अतीक और अशरफ के हत्यारों की रिमांड नहीं बढ़ी है। रिमांड न बढ़ने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल भेज दिया है। एसआईटी ने कोर्ट में दी थी रिमांड बढ़ाने की अर्जी, कोर्ट में अर्जी स्वीकार न होने पर जेल भेज दिया गया। 4 दिन की पूछताछ में एसआईटी को सही जवाब तक नहीं मिल पाया। हत्या में इस्तेमाल विदेशी पिस्टल कहां से आई है, अभी भी सवाल बना हुआ है। तीनों आरोपियों के मोबाइल और सिम कहां गए, ये भी बड़ा सवाल है। और मीडिया कर्मी बनकर के हत्या का आइडिया कहां से आया। हत्या के बाद क्यों तीनों ने सरेंडर कर दिया। हत्यारोपी सनी ने जितेंद्र गोगी को अपना गुरु बताया। ये तमाम सवाल अभी भी खड़े हुए हैं, एसआईटी को इनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। हमारे साथ एसके वाजपेयी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव। एसके वाजपेयी, क्योंकि जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो सब कुछ हुआ, अतीक अहमद की हत्या कर दी गई, अशरफ की हत्या कर दी गई, लेकिन ऐसे में एसआईटी ये उम्मीद कर रही थी कि रिमांड और बढ़ जाए, लेकिन रिमांड नहीं बढ़ी और इसलिए नुकसान यहाँ पर यह हुआ कि कई सवाल अभी भी जस के तस खड़े हैं। ऐसे में आगे क्या प्रक्रिया रहती है, क्या कुछ अब आगे होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी और हत्या कैमरे के सामने हुई थी, क्योंकि उस समय बड़े पैमाने पर मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे जो कि अतीक अहमद के जो भी उस समय चीजें हो रही थी उनका कवरेज कर रहे थे। और इस दौरान जो 3 हत्यारोपी थे जिसमें उनका मेन जो आरोपी है वो सनी है और लवलेश है, उसके अलावा इन सभी के सामने ये जो पूरी घटना हुई उस घटना को लेकर एसआईटी ने की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी थी जो कल शाम 5 बजे खत्म हो गई, जिसके बाद दोबारा से एसआईटी ने कोर्ट में रिमांड बढ़ाने के लिए अर्जी डाली थी। हालांकि पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने अर्जी को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस और एसआईटी की टीम को तीनों हत्यारोपियों को जेल भेजना पड़ा। चूंकि पहले ही उनको प्रयागराज जेल में रखा गया था और एसआईटी की रिमांड के बाद उनको प्रयागराज लाया गया था, पूरी घटना को रिक्रिएट किया गया, हर उस जगह उनको ले जाया गया जहां जहां वो रुके थे। उस होटल में कई सवालों की बौछार उनसे की गई, बहुत सारे सवाल पूछे भी गए, लेकिन कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य फिलहाल एसआईटी के हाथ उनसे 4 दिन की पूछताछ में नहीं लगा। हालांकि एसआईटी चाह रही थी कि 4 दिन से ज्यादा का वक्त उनको दिया जाए, यही एक वजह है कि एसआईटी की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उस अर्जी को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद अब दोबारा जिस जेल में वो शिफ्ट किए गए थे प्रतापगढ़, वहां पर उनको भेज दिया गया है। हालांकि उनकी सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि कोई घटना ना हो,
हो, ताकि बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब एसआईटी और यूपी पुलिस को उन हत्यारों से चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश दोबारा संभवतः पुलिस की तरफ से की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि उनसे पूछताछ का और वक्त मिले। हालांकि जो 4 दिन की पूछताछ हुई उसमें तीनों एक बयान पर काबिज रहे कि उन्होंने यह हत्या किसी के इशारे पर नहीं की, किसी ने उनको कोई मदद नहीं दी, किसी से उन्होंने कोई सुपारी नहीं ली और पूरी हत्या कांड को उन्होंने खुद रचा और खुद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिलने बाकी हैं। एसआईटी भी उन सवालों के जवाब पिछले 4 दिन की पूछताछ में नहीं खोज पाई है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि विदेशी जिगाना मैच पिस्टल जिसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए एक पिस्टल की है, तो 5 पिस्टलें उनके पास कहां से आई, ये अभी भी सवाल है। अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। दूसरा, जो मीडिया कर्मियों के वेश में वो आए, कैमरा और बाकी चीजें उन्होंने तैयार की, पूरा षड्यंत्र रचा, तो आखिर इस पूरे षड्यंत्र को रचने के लिए किसने उनको सहायता की, किसने उनको ये आइडिया दिया कि इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जब उनसे लंबी पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो लगातार तीनों आरोपी एनसीआर में मिलते थे, वहीं पर इस घटना को लेकर पूरा उन्होंने प्लान बनाया, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चीजें आगे बढ़ाई। लेकिन जितेंद्र गोगी के नाम पर वो लगातार कह रहे हैं कि वो उनके गुरु हैं और उनके गैंग में वो शामिल थे, लगातार उनके गैंग में वो काम कर रहे थे, और धीरे धीरे जब उनको लगा कि कुछ आगे करना चाहिए तो ये बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। तीसरा सवाल बड़ा ये है कि किस तरीके से जब पूरा हत्याकांड हुआ उस दौरान किसी पुलिसकर्मी को कोई गोली नहीं लगी, ना किसी मीडिया कर्मी, चूंकि बड़े पैमाने पर वहां मौजूद थे, वो भी सुरक्षित बच गए। पूरी तरीके से एक प्लान्ड वे में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके बाद वो तीनों भागे भी नहीं, तुरंत पिस्टलें फेंक कर समर्पण कर दिया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर ये प्लान कैसे तैयार हुआ, इस प्लान के पीछे कौन है, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो अतीक ने बताए थे, जिसमें इंटरनेशनल जो आतंकी संगठन है, खास तौर पर पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई, लश्कर तैयबा जैसे संगठनों से उसके संबंध हैं, वो वहां से हथियार मंगाता है, बहुत सारे सफेद पोश हैं जो कि इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं। ये बहुत सारी चीजें अतीक ने कही थी और ये भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो उनको पकड़वा सकता है, उनकी जगहों पर ले जा सकता है। तो आखिर किसको दिक्कत थी जिस वजह से उसकी हत्या कराई गई, ये भी सवाल है। हालांकि जवाब बहुत सारे जरूरी हैं, लेकिन फिलहाल उनको चूंकि रिमांड खत्म हो चुकी है, इसलिए उनको वापस जेल भेज दिया गया। अब देखना यह है कि आगे क्या कदम न्यायिक तौर पर यूपी पुलिस और एसआईटी की तरफ से उठाया जाता है। ठीक है, इसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और देखिए, कोर्ट में अर्जी स्वीकार न होने पर वापस जेल भेज दिया गया है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एसआईटी को 4 दिन के भीतर सही जवाब नहीं मिल पाए और इसलिए जो बातें थी वो अधूरी रह गई, जो सवाल थे वो अधूरे रह गए और सही जवाब नहीं मिल पाए। और अब खबर है दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा है। आज सुबह 11:30 बजे रीवा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। देश भर की ग्राम सभाओं और संस्थाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विंध्य वासियों को अनेकों सौगात देंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 3,500 सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। 2 डीआईजी, 8 एसपी, 20 एसएसपी, 57 डीएसपी भी शामिल हैं। और एसएएफ ग्राउंड पर आयोजित होगा ये कार्यक्रम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जाएंगे और मध्य प्रदेश में बहुत खास और भव्य कार्यक्रम होने वाला है। इन योजनाओं से 4036 गांव के लोगों को फायदा होगा।
तो आपको बताएं कि जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ की लागत की 4 बड़ी समूह जल प्रदाय योजना का शुभारंभ किया जाएगा। 2300 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास और 3 ट्रेनों का शुभारंभ होगा। रीवा जेल की 2,319 करोड़ 45 लाख रुपए लागत की रीवा बाण सागर की जो परियोजना होगी उसका लोकार्पण होगा। तो तमाम ये परियोजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश को सुपुर्द की जाएंगी। और अब जो बड़ी खबर बता रहे वो लखनऊ से। सीएम नीतीश कुमार आज अखिलेश यादव से मिलेंगे। नीतीश कुमार लखनऊ आकर के अखिलेश से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए हैं। 2024 की तैयारियों को लेकर के नीतीश कुमार का ये दौरा है और कई मुद्दों को लेकर के आज अखिलेश से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के भी मंथन करेंगे नीतीश कुमार। तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद चल रही है और नीतीश कुमार ने बीते दिनों राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों से भी मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी आई थी सोशल मीडिया पर। और अब अखिलेश यादव से जब वो मिलते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक बड़ा संदेश है और राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के मंथन करेंगे नीतीश कुमार। थर्ड फ्रंट फुट तैयार करने की तैयारी और इसी के साथ साथ 2024 में कैसे प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी के सामने एक बड़ा विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष खड़ा करना है, ये इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो नीतीश कुमार इससे पहले भी राहुल गांधी से मिले थे और अन्य विपक्षी नेताओं से मिले थे, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश जाकर के अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। तो सीधे सीधे ये संदेश है कि लखनऊ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। स्कंदिता हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता स्कंदिता, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आकर के अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं तो ये सीधे तौर पर संकेत है कि 2024 में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसलिए ये राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। देखिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज लखनऊ दौरा है और लखनऊ आकर सीएम नीतीश आज अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और ये जो है 2024 के लिहाज से इस जो मुलाकात को है बहुत ख़ास माना जा रहा है। आपको बता दें जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको लेकर इस जो है चर्चा हो सकती है, दोनों की मुलाकात होगी। और से आपको बता दें समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो है वो तमाम होर्डिंग लगाई गई हैं सीएम जो नीतीश आ रहे हैं उनके स्वागत को लेकर, उनके सत्कार को लेकर, तो तमाम होर्डिंग लगाई गई है। इसके अलावा जो तीसरे मोर्चे का गठन है उसकी कवायद जो है काफ़ी तेज़ी से चल रही है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है जब सीएम नीतीश और अखिलेश यादव मिलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें नीतीश कुमार जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं, उनसे भी मुलाकात की थी। इसके अलावा जो तमाम विपक्षी पार्टियाँ हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। और अब अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी अपने आप को मुख्य विपक्षी पार्टी कहती है उत्तर प्रदेश की अगर मानी जाए तो आज जब अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं तो ऐसे में जो तीसरे मोर्चे का गठन है उसको लेकर चर्चा की जा सकती है किस तरीके से, क्योंकि 80 लोकसभा सीट का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, लोकसभा चुनाव, उसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे अखिलेश यादव और नीतीश कुमार। और कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसको हराने के चक्कर में, उसको हराने के खिलाफ जिस तरीके से विपक्ष की एकजुटता है, एका है, उसकी संभावना साफ दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से आज मुलाकात होने वाली है और इससे पहले भी जब अखिलेश यादव बिहार जाते हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूत करने की और विपक्षी एका की संभावना जो है वो साफ तौर पर साफ दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से एक साथ एकजुट होकर जो है 2024 के चुनाव में संकेत देना चाह रहे हैं। और तमाम वो रणनीतियों पे, वो पहलुओं पर बातचीत होगी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं को हराने में आसानी हो। उस तमाम चीज़ों को लेकर आज रणनीतियाँ बनाई जाएंगी, उन सब बारे में चर्चा की जाएगी और उसी को लेकर आज तमाम तैयारियाँ चल रही हैं। नीतीश कुमार जैसे ही लखनऊ पहुंचेंगे सबसे पहले वो अखिलेश यादव के घर जाएंगे, अखिलेश यादव से मिलेंगे नीतीश और उनके स्वागत को लेकर शायद वो सपा कार्यालय पहुंचेंगे, क्योंकि पूरा जो 5 विक्रमादित्य मार्ग है वहां पर पूरे में होर्डिंग लगाई हुई है अखिलेश यादव के घर से लेकर और समाजवादी पार्टी कार्यालय तक लगातार होर्डिंग लगी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार सपा कार्यालय भी जाएंगे, मतलब अखिलेश यादव के घर भी पहुंचेंगे और सपा कार्यालय जो है वहां पर भी जाकर जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे।
ठीक है स्कंदिता, क्योंकि आप होर्डिंग का जिक्र कर रही हैं, जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं उनके स्वागत के लिए, तो क्या खास है इन होर्डिंग्स में? क्या बात की गई है लोकसभा चुनावों की, या महज सिर्फ कहा गया है कि नीतीश कुमार का स्वागत? होर्डिंग्स में क्या खास है? होर्डिंग नीतीश कुमार के स्वागत में लगाई गई हैं, उनके जो दौरा है वो उनके आगमन को लेकर लगाई गई हैं। ऐसा इलेक्शन को लेकर कुछ विशेष नहीं है, लेकिन हाँ, जो जिस तरीके से जब दो बड़े नेता मिलते हैं, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हों या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, तो तमाम जाहिर सी बात है कि जो बात है, जो पहलू है, उसको राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव क्योंकि करीब है, तो उसके बारे में बातचीत होने की पूरी संभावना है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश जो है वो दे रहे हैं। चाहे और अखिलेश यादव की बात की जाए तो इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में की थी, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। बिहार गए थे तो भी उन्होंने नीतीश कुमार से जिस तरीके से जो अपने संबोधन में जो उनका मैसेज रहता है वो साफ तौर पर यही रहता है कि विपक्ष जो है वो पूरा एक साथ मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे और एक बेहतर जंग लड़ेंगे। और उसी को लेकर अब नीतीश कुमार जो है आज मिलने वाले हैं अखिलेश यादव से, और तमाम जो राजनीतिक पहलू होंगे उन पर चर्चा होगी, और राष्ट्रीय जो तीसरे मोर्चे का गठन है उसको लेकर। ठीक है स्कंदिता, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। आगरा में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 3 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी। दोनों बाइक सवार युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद अज्ञात ट्रक सवार मौके से फरार हो गया। सैया थाना क्षेत्र के तेहरा पुलिस चौकी के पास हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। ये तस्वीरें विचलित जरूर कर सकती हैं। दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे के बाद अज्ञात ट्रक सवार मौके से फरार हो गया। तो आगरा से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। और आपको बताएं कि तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी। दोनों बाइक सवार युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद अज्ञात ट्रक सवार मौके से फरार हो गया। जोगेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। जोगेंद्र, कैसे हुआ ये पूरा हादसा और अभी क्या स्थिति है? ये जो हादसा है, मैं आपको बता दूं कि NH3 हाईवे का है, जहां रात्रि में 2 व्यक्ति बाइक से जा रहे थे। जहां एक तो आना जाना वहां ओवरलोड वाहनों का अवैध वाहन है, जो कि अवैध रूप से निकलते हैं, जिसमें गिट्टी, डस्ट और चंबल लेकर निकलते हैं, जिसमें पूर्व में भी तमाम कार्रवाइयां हुई है। मगर ये रात के अंधेरे में, जहां पुलिस प्रशासन अगर कहीं और बिजी है, तो इसको मौका देखते ही ये लोग टोल से निकाल देते हैं, जिसकी रफ्तार कम से कम 150 और 120 के बीच में होती है, जिसको क्योंकि इन्हें चौकियां पार करनी होती हैं। इसी के बीच में चाहे बाइक आ जाए या बाइक सवार आ जाए, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, सबको कुचलते हुए निकल जाते हैं। ना ही किसी व्यक्ति की जिंदगी से इनको कोई मोह है। यहाँ पुलिस तमाम कार्रवाइयां भी करती है, मगर देर रात्रि में अज्ञात ट्रक, जिसकी फुटेजें भी खंगाली जा रही है, फुटेज के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया जोगेंद्र तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।